हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 में हमारी जो बुक है विज्ञान भारती उसका चैप्टर 10 देखने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में उत्सर्जन। तो जीवों में उत्सर्जन क्या होता है, किस तरह से होता है, अन्य जीव में किस तरह से होता है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए चैप्टर को पढ़ने के पहले। तो चलिए पहले हम लोग अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से जीवों में उत्सर्जन होता है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो हमारे पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए वो मैंने एक जगह पर लिख दिए हैं। इसी को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जन क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है कि उत्सर्जन होता क्या है। तो कोई भी जीव होगा तो उसके शरीर में कई सारी जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे भोजन खाया तो उसका पाचन होता रहता है, इसके अलावा श्वास ले रहा है, श्वसन होता है उसके शरीर में, तो उसकी वजह से भी कुछ पदार्थ बनते रहते हैं। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन होता रहता है। तो इस तरह से आपके शरीर में जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती रहती हैं उसके फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगर इन हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर में रख दिया जाए, रहने दिया जाए, तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शरीर ने इसके लिए मैकेनिज्म बनाई है कि इनको शरीर के बाहर किस तरह से निकाल दिया जाए। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि जीवों में जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं, इसी को उत्सर्जन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जीवों में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो आई होप हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। फिर दूसरा है कि जरूरी क्यों है, उत्सर्जन जरूरी क्यों है। क्या इन पदार्थों को हम लोग अपने शरीर में ही नहीं रख सकते हैं? नहीं, नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आपके शरीर में यूरिया बनता है, हमारे शरीर में लीवर जो है वो यूरिया बनाता है। तो अगर वो यूरिया हमारे शरीर में ब्लड में आके हमेशा टहलता रहेगा तो हमारे शरीर में और दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो एक रोग होता है, यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये आवश्यक है कि ये उत्सर्जी पदार्थ, चूंकि पहले ही कहा जा रहा है कि हानिकारक हैं, तो इन्हें शरीर से निकालना आवश्यक है। तो दूसरे प्रश्न का भी आंसर मिल गया कि हाँ, ये आवश्यक है। अगर हमारे शरीर में ये यूरिया रह जाता है तो क्या होगा, यूरीमिया नामक रोग हो जाएगा। अब तीसरा हमारा प्रश्न आ रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र बेटा मेनली बनता है वृक्क से। वृक्क को हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि दो किडनियां पाई जाती हैं। ये सेम के बीच के आकार की इस तरह से होती हैं। ये सेम के बीच के आकार की होती हैं और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसके दोनों तरफ लगी हुई होती हैं। और शरीर में जो भी ब्लड है वो वृक्क से होता हुआ जाएगा। देखिए, जब भी वृक्क में रक्त आएगा तो इसमें इसके साथ अशुद्धियां भी आएंगी। अशुद्धियां आने के बाद अब इसकी मैकेनिज्म इस तरह से होती है, हम लोग इसे ऊपर की क्लासेस में पढ़ेंगे, कि ये इसको छानता है। इसमें नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन्स इनको छानते हैं। छानने के बाद जो भी आवश्यक तत्व हैं जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, इन सबको तो ये बाहर नहीं निकालता। लेकिन जो भी हमारे शरीर में गंदे पदार्थ हैं, जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उन हानिकारक पदार्थों को ये छान देगा। अब ये छानने के बाद इस छन्नी से ये निकल जाएंगे। निकलने के बाद ये हानिकारक पदार्थ यहाँ पे बनी होती हैं मूत्रवाहिनियां। मूत्रवाहिनियां दोनों से निकलेंगी और नीचे की तरफ जाएंगी। नीचे एक ब्लैडर बना होता है जिसे मूत्राशय कहते हैं। इस मूत्राशय में जाके ये इकट्ठा होती रहती हैं और यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद जब भी हमें ये फील होता है कि ये ब्लैडर भरने लगा है तो हमें इस तरह की संवेदनाएं उठती हैं कि हाँ, बाथरूम आई है या फिर आपको टॉयलेट जाना है। तो इस तरह से मानव उत्सर्जन तंत्र काम करता है। क्या होगा, किडनी में रक्त आएगा, रक्त कौन लेके आता है, धमनियां लेके आएंगी, और वापस कौन ले जाएगा, शिराएं लेके जाएंगी। तो धमनी लेके आएगी, शिराएं लेके जाएंगी, किडनी में साफ होगा, साफ होने के बाद वो मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में आ जाएगा। मूत्राशय में इकट्ठा होता रहेगा। जब ब्लैडर भर जाता है तो हमें इस तरह की संवेदनाएं होंगी कि जिससे हमें उन्हें डिस्चार्ज करने की इच्छा जागृत होगी। तो ये हो गया आपका मानव उत्सर्जन तंत्र। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मानव उत्सर्जन तंत्र की तरह ही सभी में, अन्य जीवों में भी होता है?
तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है, हमारे उत्सर्जन तंत्र का भी विकास हुआ है। जैसे जो पहले चपटे कृमि थे, तो इसमें जो हमारे, चूंकि मेन हमारी किडनी काम करती है, इनमें जो होती थी उसे आदि वृक्क कहते थे। तो चपटे कृमि में जो उत्सर्जी अंग है उनका नाम है आदि वृक्क। आदि वृक्क मतलब पुराने टाइप का वृक्क, तो उस समय आदि वृक्क था। इसी तरह अगर आप कीट की बात करें तो कीट में मैलपीघी नलिकाएं होती हैं। मैलपीघी नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा ये उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। केचुए में क्या होता है? केचुए में भी एक अन्य तरह की संरचना पाई जाती है, उसे उत्सर्गिका कहते हैं। उत्सर्गिका। तो इस तरह से अन्य जीवों में उनकी जो डेवलपमेंट स्टेज रही है उसी के हिसाब से उनके उत्सर्जन तंत्र भी बने हुए हैं। अब क्या, जैसे हमने कहा कि हमारे शरीर से यूरिया निकलती है, तो क्या अन्य जीवों से भी यूरिया निकलती है? नहीं, ये भी जीवों के विकास के साथ ही इसमें भी डिफरेंस आया है। जैसे उत्सर्जी पदार्थ जब शुरुआती थे, तो जैसे एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय हैं, या फिर मछलियां हैं शुरुआती, अलवण जल की मछलियां, मतलब जो तालाब में, नदी में पाई जाती हैं, इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। ठीक है। फिर आपका आया अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल किसमें होता है? अमीनो अम्ल आपका सीप और घोंघा जैसे जीवों में अमीनो अम्ल होता है। फिर यूरिया, यूरिया मानव में, इसके अलावा उभयचर जीवों में जैसे मेढक वगैरह है, इनमें भी यूरिया होता है। यूरिक अम्ल किसमें होता है? यूरिक अम्ल होता है पक्षियों में और सरीसृप में। तो इनमें पाए जाते हैं यूरिक अम्ल, मतलब ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब प्रश्न उठता है क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? तो पौधों में भी जैविक क्रियाएं होती हैं। जहां भी जैविक क्रियाएं होंगे उत्सर्जी पदार्थ जरूर बनेंगे। तो उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे वो जब श्वसन करती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी जो पत्तियों के में निचली सतह पे रंध्र होते हैं, इस जैसे स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा के माध्यम से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। इसी तरह बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जिसमें गोद निकलता है। तो जैसे बबूल का पेड़ है, तो गोद निकलता है, तो गोद एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। इसी तरह कुछ पौधों में लैटेक्स निकलता है, दूध जिसे आप कहते हैं, जैसे महुआ है। इसके अलावा ये कटहल का पेड़ है, बरगद है, इन सब से आपका दूध निकलता रहता है। तो ये सारे उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनमें कोई पर्टिकुलर एक तरह का विशेष अंग नहीं पाया जाता उत्सर्जन के लिए। ये क्या होता है कि इनकी पत्तियों और तनों की छालों में आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना उत्सर्जन करते हैं। फिर अगला एक प्रश्न है, बिंदु स्राव क्या होता है? तो बिंदु स्राव क्या होता है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जब उसमें आवश्यकता से अधिक जल होता है तो उनकी पत्तियों में जो शिराएं होती हैं, मान लीजिए ये पत्तियां हैं, तो पत्तियों में किनारे की तरफ शिराएं होंगी। तो इन शिराओं के किनारे पे जल की बूंदें, जरूरत से ज्यादा जो जल होगा उसको ये उत्सर्जित करती रहती हैं। तो उसमें भी एक उत्सर्जन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, किसमें पाया जाता है? नाइट्रेशियम में। पौधे का नाम है नाइट्रेशियम। नाइट्रेशियम में इस प्रकार का पाया जाता है। मकोए में भी पाया जाता है। तो बच्चों ये हमारी थ्योरी थी। अगर आप इतना पढ़ लिए हैं, अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम लोग अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नोत्तर और देखते हैं आपको कितना आप इसको रिकॉल कर पाते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। इसी को किडनी भी बोलते हैं। तो वृक्क या किडनी हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग है। फिर दूसरा है, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिक अम्ल। पक्षियों के अलावा सरीसृप वर्ग, सरीसृप वो होते हैं जो रेंग के करते हैं, चलते हैं, जैसे सांप, तो यूरिक अम्ल हो जाएगा। फिर है, मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? देखिए बच्चों, दो चीज है। यूरिया का निर्माण आपका होता है यकृत में, और ये फिर यूरिया आ जाती है आपके ब्लड में। ब्लड से ये होती हुई आएगी
जब पहुंचेगी किडनी में, तो किडनी में यूरिया और इसके अलावा और भी जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको छान के अलग कर दिया जाता है। तो यूरिया का निर्माण होगा यकृत में, लेकिन मूत्र का निर्माण आपका होगा किडनी में, क्योंकि यहीं पे रक्त से इसको अलग किया जाता है। तो मूत्र का निर्माण वृक्क में माना जाएगा। फिर है शाकीय पौधों में बिंदुस्राव होता है। तो बिंदुस्राव भी मैंने बताया कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है। मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था, नाइट्रेशियम, नाइट्रेशियम की पत्तियों से ये स्राव होता है। फिर अगला क्या है, कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होता है, मैलपिघी नलिकाएं। अच्छा पूछा जाए अगर केचुए में क्या होता है, तो केचुआ में होता है उत्सर्गिका, उत्सर्गिका, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग रिक्त स्थान देखते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो हम लोग देखे थे जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, अभी मैंने बताया था। फिर मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। मछलियों में इसके अलावा एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम है, इनमें भी उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। फिर है केचुआ, केचुए में उत्सर्जी अंग कौन सा है, उत्सर्गिका नाम है उसका। फिर है घोंघा, घोंघे में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है, घोंघे में अमीनो अम्ल होता है। फिर हम लोग देखते हैं सही गलत का निशान देखना है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, नहीं अमीनो अम्ल तो नहीं होता है, हमारे अंदर क्या होता है, यूरिया होता है। फिर नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, नहीं मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में होता है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरीमिया नामक रोग हो जाता है, सही है। हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी सही है। वृक्क के खराब हो जाने पे अपोहन की आवश्यकता होती है। अपोहन को बेटा इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में रक्त नहीं साफ कर पा रहा है, किडनी खराब हो गई है, तो हमारे शरीर के पूरे ब्लड को बाहर निकाला जाता है, बाहर एक मशीन द्वारा उसे साफ किया जाता है, फिर हमारे शरीर में वापस भेज दिया जाता है। मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है, इसी को डायलिसिस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमें यहाँ पे स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। नाइट्रेशियम मैंने बताया था पौधे में क्या होता है, बिंदुस्राव होता है। कीटों में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, मैलपिघी नलिका होती है। केचुए में कौन सा उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्गिका। सरीसृप में जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है वो होता है यूरिक एसिड। और सिंकोना के पौधे से क्या मिलता है, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ ही है, कुनैन। ये किसमें यूज होती है, ये संभवतः मलेरिया के रोग में भी ये प्रयोग की जाती है। फिर है उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत, बड़ी आंत भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर दूसरा है मनुष्य के उत्सर्जन अंग का तंत्र का वर्णन कीजिए। तो पहले ये चित्र देख लीजिए, ये हो गई दोनों आपके वृक्क। वृक्क से जो ये मूत्र लेके आता है ये होता है मूत्रवाहिनी, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। फिर ये हो गया मूत्राशय, जहाँ पे ये मूत्र इकट्ठा होता है, ब्लैडर। और फिर ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग। और उसके बाद ये मूत्र रंध्र है, जहाँ से मूत्र को डिस्चार्ज किया जाता है। फिर है इसका देख लेते हैं, वर्णन करना था तो हमें लिखना पड़ेगा। मनुष्य के अंदर उत्सर्जन का कार्य वृक्क करते हैं, ये सेम के बीच के आकार के होते हैं और कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त को छानना है। रक्त धमनियों द्वारा वृक्क में आता है और शिराओं द्वारा बाहर निकल जाता है। वृक्क से होकर गुजरते समय रक्त में उपस्थित उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्क से छानने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके उत्सर्जन तंत्र का हमारा निर्माण करते हैं। फिर है पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। तो पौधों में जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण आदि क्रियाएं होती रहती हैं, जिनके फलस्वरूप अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ बनते हैं।
पौधों में इन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, किंतु अनेक विधियों द्वारा यह अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते रहते हैं। जैसे आम, बबूल, हींग से गोंद, कत्था की छाल से टैनिन और चीड़ के तने से प्राप्त तारपीन का तेल आदि उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये सारे उत्सर्जी पदार्थ ही होते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। बिंदु स्राव किसे कहते हैं? टमाटर, अरबी, नाइट्रेशियम तथा मकोय आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को ही बिंदु स्राव कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर किसी भी तरीके से उपयोगी लगा हो, अगर आपको इसी तरह के और चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जो भी नए वीडियो डालते हैं आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।